हेलो फ्रेंड्स, एस्केला क्लासेज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन पे हमारी चर्चा जारी है। आज हम इस वीडियो में जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट इस विषय पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने विषय की तरफ। मित्रों, जो हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन है उसको हम निम्नलिखित 7 भागों में बांट सकते हैं। आप देख सकते हैं, सबसे पहले है ओरिजिनल जुरिडिक्शन, नेक्स्ट है रिट जुरिडिक्शन, थर्ड है अपीलाट जुरिडिक्शन, फोर्थ है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, नेक्स्ट है सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन, उसके बाद 6 नंबर पे है कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, और आखिरी जो है 7th नंबर पे है जुडिशियल रिव्यू। तो ये है हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन। अब मित्रों, इन पे हम एक एक करके सभी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो है ओरिजिनल जुरिडिक्शन के बारे में, जिसको हिंदी में मूल क्षेत्राधिकार कहते हैं। इसके अंतर्गत कुछ मामलों की सुनवाई सीधे उच्च न्यायालय कर सकता है तथा ऐसे मामलों में निचली अदालत में सुनवाई आवश्यक नहीं है। उच्च न्यायालय का जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है उसे राज्य से संबंधित सभी विवादों में निर्णायक की भूमिका प्रदान करता है। अब मित्रों, ये जानना है कि उच्च न्यायालय में कौन कौन से मामले आते हैं। उच्च न्यायालय में ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंतर्गत कौन कौन से मामले आते हैं। तो आप देख सकते हैं, हमने कुछ विषय के बारे में, कुछ सब्जेक्टों के बारे में लिखा है। इनमें देखिए कि जो है सबसे पहले विल है, मैरिज है, डाइवोर्स है, कंपनी लॉ से रिलेटेड मामले हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड मामले हैं, डिस्प्यूट रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ एमपी एंड एमएलए हैं, यानी एमपी और एमएलए के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद है तो वो भी जो है हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में ही आता है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन में। उसके अलावा इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन्स और रेवेन्यू मैटर, ये सारे मामले जो है हाई कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो मित्रों, अब हम हाई कोर्ट के रिट जुरिडिक्शन पर चर्चा करने वाले हैं। रिट जुरिडिक्शन के बारे में जो प्रोविज़न है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 में बताए गए हैं। ठीक है, आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि कुल जो रिटों की संख्या होती है वो 5 होती है, जिसमें हैबियस कार्पस होता है, मैंडमस होता है, सेरसरी होता है, प्रोहिबिशन होता है और क्यू वारंटो होता है। तो एक एक करके हम इसके बारे में जानेंगे। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जब हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे तो वहाँ भी आपको बताए थे कि आर्टिकल 32 में जो है सुप्रीम कोर्ट को भी रिट जुरिडिक्शन दिया गया है। ठीक उसी तरह से हाई कोर्ट को भी आर्टिकल 226 के तहत रिट जुरिडिक्शन के बारे में पावर दिया गया है। ठीक है, बस अंतर ये है कि जो क्या कहते हैं, रिट जुरिडिक्शन को लेके जो पावर है, जो शक्तियाँ हैं, वो दोनों में थोड़ा फ़र्क है। क्यों? क्योंकि जो हाई कोर्ट है वो अन्य मामलों में भी रिट जारी करता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल जो है फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए ही जो है रिट जारी करता है। जबकि हाई कोर्ट को फंडामेंटल राइट के अलावा अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। अन्य मामलों से क्या तात्पर्य है? तो अन्य मामलों से का मतलब ये है कि किसी विधिक अधिकार या विधिक कर्तव्य से है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हाई कोर्ट अपनी इच्छानुसार किसी भी प्रयोजन के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि आपको यह पता होगा कि रिट 5 प्रकार के होते हैं, हमने बता दिया है। ये 5 जो होते हैं आपके हैबियस कार्पस, मैंडमस, सेरसरी, प्रोहिबिशन और क्यू वारंटो। अब हम इन 5 रिटों के बारे में थोड़ा सा अलग अलग करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं हैबियस कार्पस के बारे में। ठीक है, हैबियस कार्पस, जिसको हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण के नाम से जाना जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक लैटिन टर्म है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करो। यह रिट जो है एक आदेश के रूप में उन व्यक्तियों के विरुद्ध जारी किया जाता है जो किसी को बंदी बनाए हुए होते हैं। इस रिट के द्वारा उन्हें यह आदेश दिया जाता है कि वे निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें और ये बतावें कि उन्होंने किस प्राधिकार से उसे निरुद्ध किया है। इस प्रकार इस रिट का जो मुख्य उद्देश्य है वो है अवैध रूप से निरुद्ध या रेस्ट्रेंट किए गए व्यक्ति को शीघ्र उपचार प्रदान करना। प्रारंभ में इस रिट के अंतर्गत जो डिटेन पर्सन होता था, यानी जो निरुद्ध व्यक्ति होता था, तो उसको न्यायालय के समक्ष
प्रस्तुत करना एक आवश्यक शर्त थी। लेकिन जो ये कालू सान्याल का केस आया था, कालू सान्याल वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्धारित किया है कि इस रिट के अंतर्गत निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, अब हम देखेंगे दूसरे रिट के बारे में, जिसे मैंडमस कहते हैं। मैंडमस को हिंदी में परमादेश कहते हैं। इसे द ऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम जानते हैं। इसका जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है हम आदेश देते हैं। इस प्रकार परमादेश जो होता है या मैंडमस जो है वरिष्ठ न्यायालय का एक आदेश है, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या पब्लिक अथॉरिटी, अब पब्लिक अथॉरिटी में कौन कौन आ जाएगा, जिसके अंतर्गत सरकार व निगम भी शामिल हैं, को उनके विधिक या लोक कर्तव्यों को करने का आदेश दिया जाता है। मतलब क्या है कि अगर कोई पब्लिक ऑफिसर अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, उसको कंपेल करने के लिए ये रिट जारी किया जाता है। एक उदाहरण के रूप में आप इसे समझ सकते हैं कि यदि एक व्यक्ति किसी अधिनियम के अधीन अगर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सभी कंडीशन को फुलफिल कर लिया है तो लाइसेंस देने वाले जो अधिकारी हैं उनका यह कर्तव्य हो जाता है कि वह उस एप्लीकेंट को लाइसेंस प्रदान करे। अगर उक्त प्राधिकारी सभी शर्तों को पूरा करने के बाद भी लाइसेंस देने से इनकार करता है तो पीड़ित व्यक्ति जो है मैंडमस रिट के द्वारा उपचार प्राप्त कर सकता है। तो ये होता है मैंडमस, जो एक अथॉरिटी को उनके ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए उनको बाउंड किया जाता है इसके जरिए। अब हम बात करते हैं तीसरे रिट यानी सेरसरी के बारे में। सेरसरी, इसे हिंदी में उत्प्रेषण रिट कहा जाता है। यहाँ एक चीज़ आप जान लीजिए कि सेरसरी और प्रोहिबिशन ये दोनों रिट जो होते हैं न्यायिक रिट होते हैं, ये जुडिशियल रिट माने जाते हैं, जो किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है। अब यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वरिष्ठ न्यायालय का मतलब क्या हुआ, ये हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है। तो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट या किसी ट्रिब्यूनल के निर्णयों के विरुद्ध जो है तीन कंडीशन में यानी 3 अवस्था में ये रिट जारी कर सकता है। मतलब कहने का कि 3 ऐसे ग्राउंड हैं जिसके आधार पे जो है हाई कोर्ट ये उत्प्रेषण रिट जारी करता है। वो कौन कौन से ग्राउंड है? तो पहला ग्राउंड ये है कि जब अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक निकाय जिसको क्वासी जुडिशियल बॉडी कहते हैं उसके द्वारा जो है अधिकारिता संबंधी भूल किया गया हो। अधिकारिता संबंधी भूल किया अर्थात जब अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण ने अधिकारिता के बिना कार्य किया है या उससे बाहर जाकर कार्य किया है या उसका प्रयोग करने में विफल रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि एक्सेस जुरिडिक्शन, या तो एक्सेस जुरिडिक्शन हुआ है या तो जो है जो जुरिडिक्शन जितना उनको एक्सरसाइज करना चाहिए था उतना नहीं किए। और दूसरा जो रीजन है, दूसरा जो ग्राउंड है वो है कि डिसरिगार्ड ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण द्वारा जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत हैं उसका उल्लंघन किया गया हो। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नैसर्गिक न्याय के 2 सर्वमान्य सिद्धांत होते हैं। 2 सर्वमान्य सिद्धांत होते हैं। पहला सिद्धांत क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने मामलों में न्यायाधीश नहीं हो सकता, अर्थात नो मैन कैन बी जज इन हिज ओन केसेज। और दूसरा जो होता है कंडीशन यानी दूसरा जो प्रिंसिपल होता है नेचुरल जस्टिस का कि पक्षकारों को अपनी सफाई या सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना, यानी लोकस स्टेंडाई, जिसको आर्डी अल्टेम पर्टेम के नाम से भी बोला जाता है। तो ये जो है नेचुरल जस्टिस के 2 रूल होते हैं। तो अगर इसका भी वायलेशन हुआ है तो ये सरसरी रिट जारी हो सकता है। और तीसरा जो ग्राउंड है वो है एरर ऑफ लॉ, मतलब कि अगर अधीनस्थ न्यायालय यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट या ट्रिब्यूनल के द्वारा अपने निर्णय में वैधानिक यानी जो है लॉ एरर ऑफ लॉ मतलब लीगल तरीके से यानी लॉ के प्रोविजन में गलती किया गया है, उत्प्रेषण रिट द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या जो क्वासी जुडिशियल बॉडी हैं उनके कार्य करने वाले निकायों में चलने वाले वादों को वरिष्ठ न्यायालय के पास भेजने का आदेश दिया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि इस रिट के जरिए क्या आदेश दिया जाता है कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट में मामला चल रहा है उसको वरिष्ठ कोर्ट में आप भेज दीजिए। जिससे अब किस लिए ऐसा होता है, जिससे उनके निर्णय की जांच की जा सके और यदि वे दोषपूर्ण हैं, उनमें कोई एरर हुआ है तो उसे रद्द किया जा सके। ठीक फ्रेंड्स, अब हम चौथे रिट यानी प्रोहिबिशन के बारे में
चर्चा करेंगे। चौथा रिट जिसको प्रोहिबिशन के नाम से जाना जाता है, इसको हिंदी में जो है प्रतिषेध कहा जाता है। हमने पहले ही बताया कि सरसरी की भांति प्रोहिबिशन भी एक क्या है, जुडिशियल रिट है, अर्थात यह रिट भी वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है। इस रिट को जारी करने के सेम वही ग्राउंड हैं जो आपके सरसरी में थे, अर्थात अधिकारिता का अभाव, ठीक है, और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन और निर्णयों में वैधानिक गलती। तो जो ग्राउंड आपके सरसरी के थे वही जो है आपके प्रोहिबिशन रिट के लिए भी हैं, ठीक है। अब हम ये जानना है फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि जब दोनों के ग्राउंड सेम है तो फिर दोनों अलग अलग क्यों हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों के जब ग्राउंड एक ही हैं फिर दोनों को अलग अलग लाने से क्या फ़ायदा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोनों में अंतर है, दोनों में कुछ अंतर है। और अंतर क्या है कि जब कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट ऐसे मामलों की सुनवाई करता है जिस पर उसे जो है जुरिडिक्शन नहीं है, यानी अधिकारिता प्राप्त नहीं है, तो वरिष्ठ न्यायालय क्या करता है, प्रोहिबिशन रिट जारी करता है और उसके जरिए अधीनस्थ न्यायालय को उन सारी कार्यवाहियों को आगे बढ़ने से रोक देता है। ठीक दूसरी ओर यदि अधीनस्थ न्यायालय मुकदमे की सुनवाई कर चुका है और निर्णय दे चुका है तो जो है सरसरी रिट यानी उत्प्रेषण रिट जारी किया जाएगा और उस कार्यवाही को रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अर्थात क्या हुआ कि जो प्रोहिबिशन रिट है वो कार्यवाही के मध्य में जारी होता है जिससे उस कार्यवाही को रोका जा सके, और उत्प्रेषण रिट कार्यवाही की समाप्ति पर यानी अंतिम निर्णय के विरुद्ध उस निर्णय को रद्द करने के लिए, उसको क्वैश करने के लिए जारी किया जाता है। तो ये होता है दोनों के बीच जो है मेन डिफरेंस, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो है अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक ही मामले में जो है सरसरी और प्रोहिबिशन दोनों रिट जारी कर दिए जाएं, ऐसा हो सकता है। तो इसका जवाब होगा यस। कभी कभी प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट एक ही मामले में जारी किए जा सकते हैं। अब ऐसा कब होता है, तो ऐसा तब होता है जब मामला न्यायालय में लंबित हो और अंतिम निर्णय न दिया गया यानी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, तो दोनों रिट साथ साथ जारी किए जाएंगे। अब ऐसे में क्या होगा, किसका क्या रोल होगा, तो जो प्रोहिबिशन रिट है वो क्या करेगा, न्यायालय को उस कार्यवाही को आगे बढ़ने से रोकने के लिए, और जो सरसरी रिट है उन कार्यवाहियों को रद्द करने के लिए जो पूरी हो चुकी थी। मतलब क्या है कि बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही मामले में कई तरह के डिसीजन होते हैं, कुछ डिसीजन हो चुके होते हैं, कुछ डिसीजन पेंडिंग रहता है अभी। तो जो डिसीजन फाइनल हो गए हैं तो उसके लिए सरसरी जारी कर दिया जाएगा और उसके डिसीजन को रद्द कर दिया जाएगा, और जो अभी पेंडिंग है तो उसको उसी स्टेज पे रोक दिया जाएगा, किसके जरिए, प्रोहिबिशन के जरिए। इस प्रकार जो प्रोहिबिशन रिट है और जो क्या कहते हैं आपका सरसरी रिट है, ये दोनों जो है जुडिशियल जो एरर होते हैं उनको रोकता है, उसको सुधारता है, ठीक है ना। मतलब कहने का ये कि जो आपका प्रोहिबिशन रिट है वो क्या करता है कि वो जुडिशियल जो एरर हुआ है उसको सुधारता नहीं है, बल्कि जो आपका सरसरी रिट है उसका उद्देश्य उस त्रुटि को सुधारना होता है, ठीक है। तो अब हम आखिरी रिट यानी क्यू वारंटो के बारे में जानेंगे। देख सकते हैं आप क्यू वारंटो, ये सबसे आखिरी रिट है और इसका मतलब होता है इसको कि व्हाट इज योर राइट, इसको हिंदी में बोलते हैं अधिकार परीक्षा। ये क्यू वारंटो जो है लैटिन टर्म है और इसका इंग्लिश वर्जन है आपका ये व्हाट इज योर राइट, इसको हिंदी में बोलते हैं आप कि अधिकार परीक्षा, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि आपका अधिकार क्या है। यह रिट किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जो किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारण किए हुए है। इस रिट के द्वारा उससे यह पूछा जाता है कि वह किस प्राधिकार से वह पद धारण किए हुए है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति को उस पद के धारण करने से रोकना है जिसे धारण करने का कोई वैध अधिकार उसे प्राप्त नहीं है। मतलब क्या हुआ कि वो जो है उस पद के लिए एलिजिबल नहीं है और बिना एलिजिबल हुए वो क्या कहते हैं एलिजिबल नहीं है और फिर वो जो है उस किसी पब्लिक पोस्ट को होल्ड किए हुए हैं। तो यदि जांच करने पर यह पता चलता है कि उसको धारण करने का कोई अधिकार था ही नहीं तो न्यायालय क्यू वारंटो रिट जारी करके उस व्यक्ति को उसके पद से हटा देगा और उसके बाद उस पद को रिक्त घोषित वैकेंट घोषित कर दिया जाएगा। इस रिट में यह याद रखना चाहिए
कि रिट को प्राप्त करने के लिए आवेदक को यह दिखाना होगा, जो एप्लीकेंट होगा वो इससे दिखाना होगा कि उसे इस पद के धारण करने का विधिक अधिकार प्राप्त है। मतलब कहने का कि इस मामले में जो रिट जारी करने के लिए जो एप्लीकेंट होगा वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, जिस पोस्ट को उसने चैलेंज किया है इस रिट के जरिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, तीसरे जुरिडिक्शन यानी जो है अपीलाट जुरिडिक्शन के बारे में। ठीक है, अब इसके बारे में हमको डिस्कशन करना है। तो हाई कोर्ट को जो है अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट के डिसीजन के विरुद्ध जो है अपील सुनने का अधिकार होता है। और हाई कोर्ट की ये जो अधिकारता है यानी जो जुरिडिक्शन है वो सिविल और क्रिमिनल दोनों मामलों में है। अब अगर जो हम सिविल की बात करें, जो सिविल मैटर की बात करें, तो सिविल मामलों में कौन कौन से आते हैं, तो उन सब मामलों में अपील की जा सकती है जो 5 लाख रुपए या उससे अधिक की संपत्ति से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा कि जो सिविल मामलों में अपील सुनने के लिए जो जुडिक्शन है हाई कोर्ट का, वो क्या है कि ऐसे सभी मामले जो 5 लाख या उससे अधिक के संपत्ति से संबंधित हैं। अब इसमें कौन कौन आ सकते हैं, तो इसमें आ सकते हैं जैसे पेटेंट, डिजाइन, लैंड एक्वायर, ये इससे रिलेटेड जो भी मामले आएंगे तो ये सारे सिविल सूट के जरिए आएंगे। इसमें ये क्या कहते हैं जिसके अपीली अधिकारिता के अंतर्गत। अब क्रिमिनल में अगर क्रिमिनल की बात करें तो क्रिमिनल मामलों की बात करें तो हाई कोर्ट को उन सभी मामलों में जुरिडिक्शन प्राप्त है जिनमें जो है सत्र न्यायालय यानी सेशन कोर्ट या एडिशनल सेशन कोर्ट के द्वारा किसी व्यक्ति को 7 वर्ष से अधिक की सजा हुई है, या जब सत्र न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को कैपिटल पनिशमेंट दिया गया। आप देख सकते हैं हमने लिख दिया है कि पनिशमेंट बाई सेशन और एडिशनल सेशन कोर्ट मोर देन 7 ईयर और कैपिटल पनिशमेंट बाई सेशन कोर्ट। मतलब इन मामलों में जो है वो अपील सुनने की अधिकारता रखता है। फ्रेंड्स अब हम हाई कोर्ट के ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के बारे में हम जानेंगे। ये चौथे नंबर पे जो इसका जुरिडिक्शन है हाई कोर्ट का, तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। इसके बारे में जो प्रोविज़न है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 215 में दिया गया है। 215 में इसके लिए इसमें बताया गया है। जब हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे तो हमने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो है ये क्या कहते हैं आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड उसको भी बनाया गया है, और वहाँ भी उसको वहीं पे हमने बताया था कि हाई कोर्ट के बारे में जब हम डिस्कशन करेंगे तो 215 में जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए हाई कोर्ट को 2 शक्तियां प्राप्त हैं। जो आर्टिकल 215 कहता है कि अपने कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के फेवर में जो है इसको 2 शक्तियां प्राप्त है। पहला क्या है कि हाई कोर्ट के फैसले जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो सार्वजनिक अभिलेख यानी पब्लिक डॉक्यूमेंट के रूप में माने जाते हैं और एविडेंस के रूप में रखे जाते हैं, तथा उनको बेस मानकर, उनको आधार मानकर या मार्गदर्शक मानकर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं वे अपना डिसीजन देते हैं। अर्थात क्या हुआ कि ये पूर्व निर्णय यानी प्रेसिडेंट के रूप में माने जाते हैं। किसके हैं डिसीजन? हाई कोर्ट के डिसीजन। और दूसरा कि हाई कोर्ट को यह अधिकार है कि वो अपनी अवमानना यानी अपने कंटेम्प्ट के लिए दंडित कर सके किसी को, और इसके लिए दंडित करने का जो पावर दिया गया है वो क्या है कि 6 महीने का कारावास या 2000 रुपये जुर्माना या दोनों, ये वो दे सकता है। तो कहने का मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि ये दोनों चीज़ें मैं इसलिए बताया कि ये दोनों चीज़ जिस कोर्ट में होता है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहलाने के योग्य होता है। तो अभी तक 2 ही कोर्ट ऐसे हैं, एक हाई कोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट, जिसके पास ये दोनों चीज़ें हैं कि वो कंटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट दे दे और उनके डॉक्यूमेंट जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट के रूप में माने जाते हों, एविडेंस के रूप में वो रखे जाते हों। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम हाई कोर्ट के सुपरवाइजरी जुडिशन के बारे में बात करेंगे। आप देख सकते हैं ये 5वें नंबर पे हम जो है सुपरवाइजरी जुडिशन के बारे में बताए हैं। सुपरवाइजरी जुडिशन का मतलब क्या हुआ कि हाई कोर्ट का अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर नियंत्रण, यानी उसके उनके चीज़ों को, उनके सारे चीज़ों को सुपरवाइज करना। ठीक है, हाई कोर्ट अपने सुपरऑर्डिनेट कोर्ट के क्रियाकलापों पर क्या करता है, नज़र रखता है, उनके सारी कार्रवाइयों पे नज़र रखता है। किंतु उसे यह अधिकार जो है एक जगह एक्सेप्शन है इसका। कहाँ? एक तो सैन्य न्यायालय, जो सेना न्यायालय होता है उसके संबंध में हाई कोर्ट को ये जुडिक्शन नहीं होता है। यानी बाकी सेना न्यायालय को छोड़ दीजिए तो बाकी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है हाई कोर्ट के नीचे के, उन सारों पे सुपरवाइजरी पावर रखता है कौन? हाई कोर्ट।
अच्छा, तीसरी चीज इसी से मिलता जुलता एक और प्रोविजन है, ये 6 नंबर पे हमने बताया है, कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट, कि सबऑर्डिनेट कोर्ट पर जो हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन होता है, जिसे कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसके बारे में जो प्रोविजन है वो 227 में बताया गया है। 227 में इसके बारे में बताया गया है। चूंकि हाई कोर्ट राज्य में क्या है कि न्याय के लिए सर्वोच्च संस्था होता है, इसलिए वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखता है, और इस प्रयोजन के लिए हाई कोर्ट को अधीनस्थ न्यायालयों से जो विवरण मांगने का अधिकार होता है, उनके प्रोसीडिंग को रेगुलेट करने के लिए नियम बनाने का पावर होता है। हाई कोर्ट द्वारा जो भी नियम बनाए जाते हैं, जो भी कानून बनाए जाते हैं, वे सभी सबऑर्डिनेट कोर्टों के लिए बाध्यकारी होता है। ठीक है। अब फ्रेंड्स, हम ये हाई कोर्ट के जो आखिरी जुरिडिक्शन है, यानी जुडिशियल रिव्यू के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहेंगे कि जो हाई कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है, वो उसके बारे में प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 और 227 में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट के तरह से ही राज्यों के लिए जो है हाई कोर्टों को कानून से संबंधित मामलों में न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू का पावर है। हाई कोर्ट पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए ऐसे कानून को जो फंडामेंटल राइट का हनन करते हों, उसको असंवैधानिक अर्थात अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकता है। तो ये जो कुछ हमने आज डिस्कशन किया, ये सब हाई कोर्ट के जुडिशन को लेके था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। So thank you friends for watching my video. Thank you.